अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेके आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन के लिए धान की सीधी बुवाई करने तकनीक, तिल की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। हमारे राज्य में किसान भाई धान की खेती रोपा विधि व सीधी बुवाई विधि से करते हैं। तो प्रदेश को जो किसान धान की खेती सीधी बुवाई विधि से करना चाहते हैं तो वह धान की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें तथा इसकी सीधी बुवाई का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो धान किसान बंधु की ये समस्याएं होती है कि हम धान की सीधी बुआई कैसे करें। सबसे पहले धान की सीधी बुआई के लिए चुनाव करते समय आप अपने खेत का चुनाव करें। इसके लिए ये देखा गया है जहाँ पे पानी की सुविधा हो तो निचले जमीन में या मध्यम जमीन में ही धान की सीधी बुआई करनी चाहिए। धान की फसल से अच्छा उत्पादन के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें। इन किस्मों का चयन करते समय भी अपने प्रदेश की जलवायु परिस्थितियों का ध्यान अवश्य रखें। तो धान की सीधी बुवाई में कौन कौन प्रजातियां उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको उपयुक्त प्रभेद का चुनाव करना चाहिए, जिसमें देखा गया है कि राजेंद्र मंसूरी 1, राजेंद्र भगवती, MTU 1001 बहुत ही अच्छी उपज जो है डायरेक्ट सीडेड राइस में यानी सीधी बुआई के समय आपको देती है। किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन का आधार खेत की तैयारी पर निर्भर करता है और यदि बात हो धान की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। धान की फसल से भरपूर उत्पादन के लिए जरूरी है कि खेत की एक बार गहरी जुताई कर लें। इसके बाद कल्टीवेटर से खेत को 2 से 3 बार जोतकर पाटा लगा दें तथा अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। सीधी बुआई के लिए किसान बंधु को समय पर बुआई करना बहुत ही उपयुक्त होता है। आप इसके लिए 15 जून से लेकर के 10 जुलाई तक निश्चित रूप से किसान बंधु को बुआई कर देना चाहिए। बीजों का अच्छा अंकुरण हो तथा फसल रोग व कीट मुक्त रहे, इसके लिए बुवाई से पहले बीजों का उपचार करना जरूरी होता है। बीज उपचार के लिए प्रति किलोग्राम बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से उपचारित करें। इसके बाद एजोटोबैक्टर 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बीज को उपचारित करने के बाद इसकी बुवाई कैसे करना है, आइए जानते हैं। इसमें जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान बंधु को 15 से 20 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होगी। इसकी बुआई के लिए किसान बंधु जो गेहूं के बुआई में हम सीड्रिल के से उपाय करते थे, सीड्रिल से बुआई कर सकते थे, उसी से सीड्रिल को इसमें उसको एडजस्ट करके हम सीड्रिल से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान या तो उर्वरकों का व्यवहार ही नहीं करते या करते भी हैं तो अधिक या कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे फसल पर इसका विपरीत असर पड़ता है।
तो धान की सीधी बुआई में खाद व उर्वरकों की कितनी मात्रा में पूर्ति करना है, आइए जानते हैं। किसान बंधु इसमें खाद और उर्वरक की व्यवस्था करें, इस पर विशेष रूप से उनको ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई के लिए किसान बंधु को 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। किसान बंधु को बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा इस्तेमाल करना चाहिए और बची हुई जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसे 2 भाग में बना करके बुआई के 20 दिन बाद और 40 दिन बाद सिंचाई करने के बाद वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसान बंधु आप उसमें 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिला सकते हैं। खरीफ की फसलों में सबसे अहम समस्या फसलों के बीच उगने वाले खरपतवारों की होती है, जो कि इनकी बढ़वार में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही रोग व कीटों के आश्रय स्थल का काम भी करते हैं। इसलिए इनकी रोकथाम आप कैसे करें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। किसान बंधु इसमें हम खरपतवार को निश्चित रूप से हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जो खरपतवार नाशी है उसे आप प्री इमरजेंस के रूप में इस्तेमाल करें। लगाने के 2 से 3 दिन बाद पेंडिमेथिलिन का व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए किसान बंधु क्या करें कि 400 ml पेंडिमेथिलिन को 200 लीटर पानी में घोल करके आप 1 एकड़ में छिड़काव कर देंगे। इससे 20 से 25 दिन तक कोई खरपतवार नहीं निकलेगा। सीधी बुआई में ये देखा गया है कि इसमें किसान बंधु को नमी की कमी हो जाने से आयरन की यानी लोहा की कमी पाई जाती है, जिसके चलते किसान जो है पौधे पीले और हो जाते हैं, उसकी बढ़ार नहीं होती है। तो निस्संदेह इसमें इरिगेशन करने के साथ साथ अगर हम 1% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो आयरन की कमी से बची जा सकती है। यानी जो क्लोरोसिस, आयरन क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आपकी सीधी बुआई में हुई थी उससे आप दूर कर सकते हैं। इस तरह से इन बिंदुओं पर ध्यान दे करके किसान बंधु धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और उन्हें अच्छा उपज प्राप्त हो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में तिल की खेती बड़े एरिया में की जाती है, लेकिन इसकी औसत उपज अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसकी औसत उपज कम मिलने के कारणों पर गौर करें तो उसमें प्रमुख है उन्नत किस्मों का चयन ना करना और इसकी खेती वही परंपरागत तरीके से करना। तो हमारे जो किसान भाई खरीफ मौसम में तिल की खेती करना चाहते हैं तो वह कौन सी उन्नत किस्म का चयन करें तथा इसकी खेती का सही तकनीक क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। किसान भाइयों, तिल हमारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहनी फसलों में फसल है और इसका उपयोग भी हम तेल के रूप में और कम पानी में भी ये अधिकतम पैदावार देने वाली फसल है। दूसरा ये कि जो बीज है, बीज की प्रजाति TKG 55 है, TKG 22 है, TKG 306 है और JTS 8 है। ये बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों को हम बो सकते हैं और ये प्रजातियां करीब 8 से लेकर के 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें उत्पादन दे सकती हैं। किसान भाइयों, अभी आपने तिल की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी तथा संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। और इसमें जो तिल है, तिल के लिए सबसे पहले जो हमारी ज़मीनें हैं वहाँ जलभराव नहीं होना चाहिए। जहाँ जलभराव होगा, पानी भरेगा, वहाँ पर तिल की खेती हमारी खराब हो जाएगी। दूसरा भूमि है,
जो मिट्टी है हमारी बलुई दोमट सबसे अच्छी मिट्टी है इसके लिए। और जो हैवी सॉइल है वहाँ पर तिल की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है उससे हमारी फसल जो है, पानी अगर 1 घंटे 2 घंटे भी भर गया तो उससे जो है तिल हमारा गल जाता है। दूसरा ये कि इसकी खेत की जो तैयारी करनी है, क्योंकि हल्की मिट्टी में हम 2 से 3 जुताइयाँ अगर हम कर लेते हैं तो हमारी जो है भूमि तैयार हो जाती है। 90-95 दिन की फसल है, तो इसमें जो खाद की मात्रा का प्रयोग करना है 60 किलोग्राम नत्रजन और आपका 30 से 35 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और गंधक 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गंधक का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जिसमें कि जो नत्रजन है उसकी आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और गंधक इनकी पूरी मात्रा बुआई के समय देना है। और जो आधा नत्रजन है उसको जो है हमें जो टॉप ड्रेसिंग करनी है, यानी कि खड़ी फसल पर बुरकाव करना है। तो और बुरकाव जब करना है जब खेत में नमी हो, तो हमारी तिली बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, तिल की लाइन से बुआई हेतु 2 से 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है तथा तिल की फसल को भूमि और बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए बीजों को कार्बेडाजिम दवा की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करके बुआई किस तरह से करें, आइए जानते हैं। दूसरा ये कि बोनी कब करें। देखिए, बोनी अगर हमारी पहली बरसात जून में हो जाती है तो जून में इसकी बुआई नहीं करना है। इसकी जो बोनी करना है हमको जुलाई के प्रथम सप्ताह में या 15 जुलाई के आसपास बोनी करना है, क्योंकि मुख्य रूप से इसकी छटकमा बोनी करते हैं। अगर किसान भाइयों अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरत लें, और आजकल जो हमारी जो सीड ड्रिल आ रही हैं, हम सीड ड्रिल से भी इसकी बोनी कर सकते हैं। जैसे हम सरसों की बोनी करते हैं ठीक उसी तरह से हम सीड ड्रिल से इसकी भी बोनी कर सकते हैं। और सीड ड्रिल से बोनी करते हुए लाभ ये होगा, क्योंकि खाद जो है हमेशा बीज के नीचे रहना चाहिए, और खाद बीज के नीचे रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी फसल को जो उर्वरक है उसकी क्षमता बढ़ेगी और फसल को मिलेगी तो उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा। किसी भी फसल के वृद्धि और विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप तिल की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और अधिक दिनों तक वर्षा नहीं होने पर खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। इसके अलावा खेत को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए आप क्या करें, आइए जानते हैं। देखिए, खरपतवार जो नियंत्रण के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि इसमें जो खुरपी से बीडिंग करें, क्योंकि जब बीडिंग करेंगे हम खुरपी से निदाई करेंगे या व्हीलों से निदाई करेंगे तो हम आसानी से इसको जो भी खरपतवार हैं उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और खरपतवार मुख्य रूप से जो 40 से 45 दिन तक इसको अगर खरपतवारों से मुक्त रखें तो आगे चल के इसका जो फैलाव इतना अच्छा हो जाता है कि नीचे खरपतवार फिर इसमें असर नहीं करते हैं। तो हमें 40 दिन तक इसको खरपतवार से मुक्त करना है। उसके लिए जो पेंडीमेथिलीन दवा आती है 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, और अगर व्यापारिक मात्रा लेते हैं तो 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में मिला करके बोनी के 72 घंटे के अंदर छिड़काव कर देते हैं तो हम जो है खरपतवारों से मुक्ति पा जाएंगे। इसके अलावा तिल की फसल को कुछ कीट और रोगों द्वारा भी बहुत अधिक हानि पहुंचाई जाती है, इसलिए आप अपनी फसल को कीट तथा रोगों से मुक्त रखते हुए फसल की कटाई व मढ़ाई किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तीसरा ये कि इसमें अगर कोई कीड़ा या बीमारी आती है तो उसके लिए समय समय पर खेत की निगरानी करें, और अगर इल्ली का प्रकोप होता है तो उसके लिए कीटनाशक दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्राइजोफॉस है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1.5 ml दवा मिला करके हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई रोग आता है तो उसके लिए हम फंजीसाइड ले सकते हैं, फफूंदीनाशक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके हम जो है इसमें छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे हमारे जो कीड़े और बीमारियां दोनों जो है नियंत्रण हो जाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
दिन प्रतिदिन हाईटेक खेती के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों का रुझान पॉली हाउस में खेती करने की तरफ बढ़ा है, क्योंकि इसमें फसल सुरक्षित रहने के साथ वे अधिक उत्पादन भी देती है। और इस नई तकनीक को अपनाने का बड़ा फायदा ये भी होता है कि चाहे कोई भी मौसम हो, इसमें फसलों की खेती करने पर कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए प्रदेश सरकार पॉली हाउस में खेती के लिए बढ़ावा दे रही है। तो जो किसान भाई पॉली हाउस को लगवाना चाहते हैं तो वे इसे कैसे लगवाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, पॉली हाउस पॉलीथीन से बना एक रक्षात्मक छाया देने वाला घर है, जिसका उपयोग उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यह अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार या लंबे आकार का हो सकता है। इसमें लगे उपकरणों की सहायता से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता, प्रकाश आदि को नियंत्रित किया जाता है। पॉली हाउस तकनीक का उपयोग संरक्षित खेती के तहत किया जा रहा है। इस तकनीक से जलवायु को नियंत्रित कर दूसरे मौसम में भी फसलों की खेती की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से सिंचाई कर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार जब चाहें तब मनपसंद फसल पैदा कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, पॉली हाउस मुख्य रूप से कृत्रिम गर्मी पौधों को प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता है पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर बहुत सारी फसलें ऐसी हैं कि ज़्यादा ठंडक से उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य तापक्रम तक जो पौध उग रही है या नर्सरी उग रही है उसको ले जाना ज़रूरी है। तो खेती करने के साथ साथ वो लोग जो नर्सरी है, जो पौध उगाते हैं, वो पॉली हाउस में थोड़ा सा तापक्रम बढ़ जाता है, वहाँ पर उगाते हैं। इसके अलावा जो पॉली हाउस की खेती की जाती है सर्दी वाले सीजन में या सर्दी वाले इलाकों में, अगर हमको कृत्रिम गर्मी देके गर्मी वाली फसलें पैदा करनी है, उनके लिए पॉली हाउस बहुत ही उपयोगी हैं। बड़े बड़े पॉली हाउसों में सर्दी के समय अगर शिमला मिर्च उगाना है, ककड़ी उगाना है, खीरा उगाना है, तो इस तरह की भी सुविधा है कि कृत्रिम गर्मी देके आप जो सीजन नहीं है, यानी कि गर्मी के सीजन वाली फसलें सर्दी में उगा सकते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस में जाली का भी प्रयोग किया जाता है और एग्जॉस्ट जो पंखे होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, और हमारा ड्रिप और मिस्ट इरिगेशन सिस्टम लगा के तापक्रम को थोड़ा सा नियंत्रित जब बढ़ता है तो नियंत्रित करने का भी एक जो प्रणाली है वो पॉली हाउस के अंदर लगाई जा सकती है। तो फिर उसमें हमको तापक्रम नियंत्रित करने के साधन करने पड़ते हैं। पॉली हाउस की जहाँ तक बात है तो कई तरह के होते हैं। एक तो पॉली हाउस हैं जो एकदम पॉलीथीन की सीट कवर कर दी और गर्मी ही पैदा कर सकते हैं। अब उसमें आप ठंडा करने का भी सिस्टम बना सकते हैं, गर्म अपने आप हो रहा है, गर्म करने का सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर पॉली हाउस में थोड़ी ठंडक पैदा करनी है तो मिस्ट सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस के साथ आपको कभी गर्मी या कभी थोड़ी ठंडक पैदा करने की स्थिति पैदा करनी है तो उस पर शेडिंग नेट, जो कि आमतौर पर हरे रंग के होते हैं, छाया कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉली हाउस में खेती का मतलब प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर कहते हैं अंग्रेजी में, संरक्षित खेती है। पॉली हाउस निर्माण पर प्रदेश सरकार कितना अनुदान दे रही है, इन सभी पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं जिला कटिहार के बागवानी निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार। पॉली हाउस वर्तमान में जो कृषि का जो विकास हुआ है उसी के तहत यह जो है पॉली हाउस में किसान खेती करते हैं, और इसमें कम जो है हमारा रकबा में हम कैसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं वह पॉली हाउस के अंदर जो है करके कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो आयरन जीआई पे जो है पाइप पे खड़ा होता है और वो प्लास्टिक से कवर किया हुआ रहता है। इसके अंदर शेडनेट होते हैं और इरिगेशन के लिए जो है फॉगर एवं ड्रिप का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है राज्य सरकार के द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत जो है पॉली हाउस का निर्माण कराया जाता है, और इसमें 4,67,500 रुपया जो है किसानों को 1,000 वर्ग मीटर के लिए अनुदान का जो है प्रावधान है। साथ ही यदि किसान इसमें खेती करते हैं, यदि सब्जी की खेती करते हैं तो उसमें भी जो है 70,000 रुपया जो है 1,000 स्क्वायर मीटर के लिए, और फूल की खेती करते हैं तो उसमें 2.5 लाख रुपया 1,000 स्क्वायर मीटर के लिए अनुदान जो है दिया जाता है। इसमें जो है सर्वप्रथम किसान जो है आवेदन देते हैं और राज्य स्तर से जो है एजेंसी का निबंधन किया जाता है। उस जो निबंधित जो कंपनियां हैं उसमें से किसी से भी जो है किसान अपने इच्छानुसार जो है किसान उनका चयन कर सकते हैं, और फिर उन किसान और कंपनी के बीच एग्रीमेंट कराकर यह कार्य जो है
कराया जाता है और कार्य समापन के पश्चात जो है जब किसान संतुष्ट हो जाते हैं और हम लोग भी उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, फिर यह अनुदान की राशि यदि किसान सारा राशि देते हैं कंपनी को तो फिर हम लोग किसान को देते हैं, या फिर किसान अपना फार्मर शेयर दे देते हैं और फिर लिख के देते हैं कि अनुदान की राशि कंपनी को दिया जाए, तो फिर हम लोग कंपनी को दे देते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के कन्हैया कुमार ने। आपने धान की उन्नत प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जल्दी तैयार होने वाली किस्में उपस्थित हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जो अमूमन 115 से 120 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और ये इन ज़मीनों के लिए जहाँ पे कि पानी की अधिकता नहीं है, कमी है पानी की, वहाँ के लिए अच्छी उपज दे जाती है। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से अभी पिछले साल एक किस्म रिलीज़ हुई है राजेंद्र नीलम करके, वो भी इसी मौसम को देखते हुए, मौसम के जो मिजाज में जो परिवर्तन आ रहा है इसको देखते हुए विकसित की गई है, जहाँ पे कि पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी अमूमन धान को ज़रूरत होती है। और भी किस्में हैं जैसे रिचारिया है, धनलक्ष्मी है। इसके अलावा अगर ऊपर वाले ज़मीन की बात करें तो हमारे पास और भी किस्में हैं, MTU 10-10 हैं, और पुराने समय की किस्में जैसे प्रभात हुई, तुरंता हुई, ये सब भी अच्छी उपज देती हैं और ये कम अवधि की होने की वजह से आपको उतनी पानी की आवश्यकता भी इसमें नहीं पड़ती है। अब बात करें मध्यम या छिछले ज़मीन के लिए, तो इसमें अमूमन अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप मध्यम से देरी अवधि वाले किस्मों को ले सकते हैं जिनकी उपज अधिक होती है। जैसे हमारे यहाँ से निकली हुई किस्में हैं, राजेंद्र मंसूरी है, नाटा मंसूरी है, सांबा मंसूरी है जिसे हम BPT 5204 कहते हैं, 5204। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नर्सरी में विभिन्न फसलों की पौध तैयार करके अच्छा लाभ ले रहे किसान की कहानी। मूंग की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18001084 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।